नमस्कार दोस्तों, राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी क्लास आज की रहेगी यानी पोमोलॉजी। आज हम स्टार्ट करते हैं आज से। तो हमने हार्टिकल्चर के बारे में देख रहे थे, यानी हार्टिकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जनरल क्वेश्चन आप सबको कुछ बताया था। तो आज से हम पोमोलॉजी यानी क्रॉप वाइज स्टार्ट करेंगे। पहले पोमोलॉजी पढ़ाएंगे, यानी ब्रांचें जो होती है आप सबको हमने बता दिया हार्टिकल्चर की, और कुछ कॉमन क्वेश्चन भी हमने आप सबको बताया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोमोलॉजी। क्या स्टार्ट करते हैं? पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी में हम सब किसका अध्ययन करते हैं, ये आप सबको पता होगा। पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। और हमने ये बता दिया फादर ऑफ पोमोलॉजी, फल विज्ञान के पिता कौन है, ये भी हमने आप सबको बता दिया। डी कैंडोल हो जाएंगे। और किस भाषा का शब्द? लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी में क्या फलों के बारे में पढ़ेंगे? क्या फलों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे मेजर फ्रूट पहले हम देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब मेजर फ्रूट कौन कौन सा? तो मुख्य फ्रूट कौन कौन? जैसे हमारा आम हो जाएगा, केला हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, सेब हो जाएगा, लीची हो जाएगा, अनार हो जाएगा। ये सब हमारे क्या मेजर फ्रूट के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रमुख फल जो होते हैं, जो जिसका सबसे ज्यादा हमारे दैनिक क्रिया में मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें ऐसा फल जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोमोलॉजी में। हमारा सबसे पहले जो आज खराब रहेगी मैंगो। क्या रहेगा? मैंगो यानी आम। क्या रहेगा? मैंगो या आम रहेगा। तो ये हमारा मेजर क्रॉप है। क्या होता है? मेजर क्रॉप है। और इसे क्या बोला जाता है? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसे भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंगो इज कॉल्ड, मैंगो इज कॉल्ड यानी आम को क्या क्या कहा जाता है, इसको हम देख लेते हैं। मैंगो इज कॉल्ड, आम को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मतलब क्या कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय फल। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? बाथरूम फल कहते हैं। बाथरूम फ्रूट क्या कहते हैं? बाथरूम फल कहते हैं। अब बाथरूम फल क्यों कहते हैं? आप सब देखे होंगे कि हम सब क्या होते हैं, गाँव या घर में कहीं पर आम खाने के बाद क्या हाथ धोने कहाँ पर जाते हैं? बाथरूम में जाते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बाथरूम फल कहते हैं, बाथरूम फ्रूट कहते हैं। उसके बाद किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा कहते हैं। किंग ऑफ फ्रूट यानी फलों का राजा भी बोला जाता है। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सबको बता रहे हैं, इसको आप जरूर अच्छे से नोट करते चलिए। नोट्स बनाइए अच्छे से। उसको जितना भी पढ़ाया जाता है, जो भी लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, जैसे हम अगर हार्टिकल्चर को पढ़ा रहे हैं तो उसके एक अलग नोट्स बनाइए, हार्टिकल्चर में लिखिए। मतलब अगर हम पशुपालन पढ़ा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, उसका अलग बनाइए। एग्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, उसका आप अलग बनाइए। और जनरल एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ाते हैं उसका आप एक अलग से नोट्स बनाइए। तो मैंगो इज कॉल्ड या मैंगो इज नोन, इसे ये भी कहा जाता है, आम को जाना जाता है या आम को कहा जाता है। आम को और किस नाम से जाना जाता है? आम को कहा जाता है नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। मतलब क्या हो जाए? भारत का राष्ट्रीय फल ये हो गया। उसके बाथरूम फ्रूट इसका कॉमन नेम हो जाएगा। उसका किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट फलों का राजा। ये आपके क्वेश्चन इतने हो गए, यानी मैंगो इज कॉल्ड। तो हम मैंगो की क्रॉप स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आम को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो इतना हो गया। अब आ जाता बोटेनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम।
बोटेनिकल नेम, इसे हिंदी में क्या होता है? वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी बोला जा सकता है। क्या वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी बोला जा सकता है। आम का बोटेनिकल नाम या वैज्ञानिक नाम सबसे पहले हम देखते हैं। तो आम का बोटेनिकल नाम या वैज्ञानिक नाम हमारा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो ये हो जाएगा आम का बोटेनिकल नेम या वनस्पतिक नाम हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं इसकी फैमिली या कुल। फैमिली या कुल, या इसे परिवार या परिवार भी बोला जा सकता है कभी कभी। किस परिवार का सदस्य है, क्या होता है? कभी कभी फैमिली हो जाएगा या कुल हो जाएगा, या किस परिवार का सदस्य, ये भी इसमें पूछा जा सकता है। तो फैमिली जैसे मनुष्य की फैमिली होती है, यानी जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, तो उनकी फैमिली या कुल होता है। तो सभी का होता है, जरूर ध्यान रखना। तो हमारा आम हो जाएगा। आम किस कुल से संबंधित है, या किस फैमिली का है, या किस परिवार का सदस्य है। तो आम की जो हमारी फैमिली एनाकार्डियेसी, क्या हो जाए? एनाकार्डियेसी। क्या हो जाए? एनाकार्डियेसी। तो आम की फैमिली का कुल हो जाएगा एनाकार्डियेसी हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है ओरिजिन प्लेस, यानी उत्पत्ति स्थान। क्या है? ओरिजिन प्लेस, या इसे हम लिख सकते हैं हिंदी में उत्पत्ति स्थान। इसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं? उत्पत्ति स्थान लिखते हैं। या इसे हम लिख सकते हैं नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस, अब नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है? ओरिजिन प्लेस है, नेटिव प्लेस दोनों सेम है, लेकिन तो नेटिव प्लेस मतलब यहाँ क्या हो जाए? मूल स्थान। नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान, जहाँ से खोजा गया है। उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस मतलब जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो मूल मतलब जहाँ से खोजा गया, निकाला गया, वही हो जाएगा। या आपका ओरिजिन प्लेस दोनों सेम है, मतलब कि पूछने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, क्या पूछने का तरीका अलग है। तो इसका ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान हमारा हो जाएगा भारत। भारत हो जाएगा। या कभी कभी लिख देता है इंडो बर्मा। क्या हो जाए? इंडो बर्मा। ये हमारा हो जाएगा। तो मूल स्थान या ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान या नेटिव प्लेस दोनों क्या हो गया? सेम हो, यानी भारत हो जाएगा। कभी कभी इंडो बर्मा भी लिख देता है। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आ जाता है क्रोमोसोम नंबर, यानी गुणसूत्र की संख्या। क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या हो जाए? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। तो अगर देखा जाए मनुष्य में भी गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतुओं में भी क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या होती है। तो गुणसूत्र क्या होता है? समझ लीजिए हमारा ये जो जीन होता है, मैंने यानी ये जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। जैसे मनुष्य में जैसे हमारे माता पिता के जो लक्षण होते हैं हमारे अंदर आते हैं, तो किसका? क्रोमोसोम के द्वारा ही आते हैं। तो जैसे अगर किसी एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर,
तो कोई एक ऐसा अंग होता है जो डेवलप अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, या कोई भी कुछ भी हमारे शरीर में कमी रह जाती है। तो अगर किसी भी क्रोमोसोम की कमी हो गई, समझ लीजिए जितने भी, अगर मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर देखेंगे मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं 46, यानी ह्यूमन या मनुष्य। तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46 होता है, 46। अगर ये जोड़े में बात कीजिए, पेयर कितने पेयर में पाए जाते हैं, मतलब पेयर मतलब जोड़े में पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े में पाए जाते हैं। कितने जोड़े में पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगर वैसे का हम पूछ लेगा तो 46 पाए जाते हैं। कितने होते हैं 46 होते हैं। तो मनुष्य के ऐसे हम इसमें हमारा हो जाएगा आम में क्रोमोसोम नंबर, यानी मैंगो में गुणसूत्र की संख्या, या इसे हम 2n भी शॉर्टकट में लिखते हैं, क्या 2n। तो आम में जो गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 40। आम में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 40 हो जाएगा। उसके बाद अगर 2n, यहाँ पर एक 2n बराबर 40 है, मान लेते हैं आम में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 40 है, तो n इक्वल टू कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। आम में अगर गुणसूत्रों की संख्या 40 है तो n बराबर कितना होगा, तो हमारा जो n हो जाएगा, अब यहाँ पर 2n दिया है, तो 2n इक्वल टू 40। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है क्या 2 और n के बीच में किसका, समझ लीजिए कौन सा बात छिपा हुआ, गुणे, यानी मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह छिपा हुआ। अब इसको यहाँ से इधर हम ले जाएंगे, कोई भी अंक अगर यहाँ पर गुणे में तो तुरंत भाग में चले जाएगा, प्लस में तो माइनस, और माइनस में तो तुरंत इधर जाता तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह समझ लीजिए छिपा हुआ। तो अगर यहाँ बराबर लिखेंगे तो 40/2, 40/2 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, यानी 20 हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर ऐसे सामान्य रूप से पूछ लेता कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो 40 हो जाएगा। अगर वही n बराबर पूछ लेगा तो आम में n बराबर कितना होता है, तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब एक और आ जाता है, अगर पूछ लेता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, आधारीय गुणसूत्र। क्या हो जाए आधारीय गुणसूत्र। तो आधारीय गुणसूत्र अगर पूछ लेता तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, ये जरूर ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेता कि हमें आधारीय गुणसूत्र कितने होते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमने बताया आप सबको क्रोमोसोम के बारे में। जैसे आम में 2n बराबर 40 होता है, गुणसूत्र की संख्या इसे 2n से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। 2n बराबर अगर 40 है तो n बराबर पूछ लेता है, तो 2n इक्वल टू 40। इसको हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इसको हम अगर 2 यहाँ से हटाएंगे तो तुरंत ही डिवाइड हो जाएगा, क्या भाग में आ जाएगा। तो 40/20, 40/2 हो जाएगा, सॉरी 40/2 हो जाएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, तो n बराबर 20। तो आम में n बराबर 20 हो जाएगा। अगर ये आधारीय क्रोमोसोम नंबर पूछ लेता है कि आम में आधारीय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आधारीय गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से नोट करते हुए चलिए। अब आ जाता टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, फल का प्रकार। इसे क्या बोलते हैं, फल का प्रकार। किसी भी चीज में जितने भी फल होते हैं, जो भी वेजिटेबल है सब्जी, उसमें क्या होता है, फल का प्रकार होता है। तो टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार जो होता है, तो पूछा जा सकता है आम के फल का प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है। तो आम के जो फल का प्रकार हो जाएगा ड्रूप, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अष्टफल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अष्टफल
बोलते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार क्या है, अष्टफल या फ्रूट। उसके बाद आ जाता है एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, खाने वाला भाग। आम का कौन सा भाग इसमें खाते हैं, तो फल का प्रकार आपका पता हो गया। उसके बाद आम का कौन सा भाग खाया जाता है, क्या खाया जाता है, तो आम का एडिबल पार्ट खाने वाला भाग मीजोकार्प, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य फल वृत्त। ऐसे हिंदी में ऐसे यूज सकते हैं, मीजोकार्प या हिंदी में बोलते हैं इसे मध्य फल वृत्त। क्या हो जाएगा, मध्य फल वृत्त। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ फ्रूट। उसके बाद एडिबल पार्ट यानी खाने वाला भाग कौन सा होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं आम की अगर हम खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो वहां पर ये हमें सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन से सॉइल या भूमि है। तो कौन से सॉइल या भूमि है, तो मृदा कौन सी है जिसमें अगर हम खेती कर सके। अगर आम की प्लांटिंग अगर रोपाई करते हैं तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर सके, यानी ग्रो हो पाए या नहीं, मतलब अच्छे तरीके से उसका विकास होगा कि नहीं। अगर हम प्लांटिंग कर दें, वहाँ की सॉइल अलग है कि वहाँ पर आम का पौधा ही उग ना पाए। तो सबसे पहले ये भी देखते हैं, तो आम की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण। अगर सॉइल मृदा पूछ लेता है तो कौन से भूमि उपयोगी होती है, सॉइल, तो सॉइल या मृदा। तो आम की खेती के लिए कौन सी भूमि जो होती है अच्छी मानी जाती है, किस भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा सैंडी लोम या लोम, सैंडी लोम या लोम। क्या हो जाएगा, सैंडी लोम या लोम। अब हिंदी में सिर्फ क्या, बलुई दोमट या दोमट। बलुई दोमट या दोमट हो जाएगा, ये होगा। तो आम की खेती के लिए हमें कौन से भूमि उपयोगी होते हैं, किस भूमि में हम आम की खेती कर सकते हैं। तो भूमि कौन सी हो, सैंडी लोम या लोम, यानी बलुई दोमट या दोमट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पीएच। क्या हो जाएगा, पीएच। अब पीएच क्या होता है, पीएच ये होता है जैसे हमारा जो भूमि होता है यानी सॉइल होता है, इसको हम रफ कर देते हैं ऊपर। ऊपर हम पीएच ऊपर बता देते हैं, पीएच। तो सबसे पहले इसका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या होता है। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाए, पीएच का सबसे पहले पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। क्या हो जाए, पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद अगर कुछ पीएच की खोज, आप सबको पीएच के बारे में पूरा बता दे। अब ऐसा कि पीएच की खोज किसने की, तो पीएच की खोज एसपीएल सोरेनसन, एसपीएल सोरेनसन। अब कब किए थे, ये भी 1909 में। कब किए थे, 1909 में किए थे। अब यहाँ पर आ जाता है कि सॉइल जो भूमि यानी जो पीएच होता है कितना से होता है, 0 से 14 तक माना जाता है। यानी मृदा के जो भूमि का पीएच मान अधिकतर होता है 0 से 14 तक होता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीएच जो स्केल होता है, जो हमारे स्केल होता है, तो एक पैमाना बना रहता है। पीएच जिसे मापते हैं वो भी एक स्केल की तरह होता है। उस पर पैमाना यानी उस पर कहाँ से कहाँ तक निशान होते हैं। तो पीएच स्केल पे पैमाना जो होता है, पीएच स्केल, स्केल पर पैमाने का निशान,
स्केल पे जो पैमाने के निशान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो 0 से 14 कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक होता है। अब जैसे मान लेते हैं एक स्केल ऐसे ले लेते हैं, क्या एक स्केल ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम पीएच अगर हमें नापना है कि हमारे भूमि का पीएच मान कितना है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है या क्या है, लवणीय जो भी है, तो उसके इसमें निशान ऐसे हमारा स्केल बना रहता है स्केल। अब इसमें निशान ऐसे 0 से 14 1 3 4 5 ऐसे हमारा समझ लीजिए 14 यानी 0 से 14 तक रहता है। कहाँ तक, 14 तक रहता है। तो इसमें हम अब सॉइल का पीएच, तो इसी से हमारे पीएच स्केल कभी भी पूछ लेते कि पीएच स्केल का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है। कितना हो गया, 0 से 14 तक होता है। ये हो गया। अब जो सॉइल हमारी होती है यानी भूमि, अम्लीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाए, अत्यधिक अम्लीय होता है। अगर मानते हैं यहाँ पर जो पीएच स्केल है अगर 1 से समझ लीजिए 7 से 1 से या 7 से कम है, जितनी भी भूमि 7 से कम आते हैं, ये जो हमारा स्केल है यानी ये अगर 7 है, 7 के इधर जितने भी भूमि आएंगे वो क्या अम्लीय के अंतर्गत आएंगे। किसके, अम्लीय। 7 से कम, 7 से कम जो पीएच मान आएगा, जितने भी हमारे मृदा है, अगर उसका मापन करते हैं स्केल से, हम मापन करते हैं, हम सॉइल टेस्टिंग द्वारा निकालते हैं इसका पीएच मान कितना है, तो अगर 7 से कम आता है इनका पीएच तो अम्लीय रहेगा। अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक तो किसके अंतर्गत आएगा, क्षारीय। तो किसके अंतर्गत भूमि आ जाएगी, क्षारीय भूमि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि पीएच स्केल के पैमाने पर निशान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 14 तक होते हैं। और इसके जो पैमाना हमारा अगर 7 से कम आ जाएगा तो अम्लीय रहेगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, क्षारीय। और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, स्टडी विद राजन मौर्य यूट्यूब चैनल पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करिए। जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके पास दिक्कत है पढ़ने के लिए, तो आप आसानी से बेसिक रूप से पढ़ा रहे, आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हमारा स्केल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 14 तक हो जाएगा। और पीएच मान कितना हमारा, आप सबको ये बता दिए कि पीएच क्या होता है, इसके बारे में किसी ने खोज की पूरा अच्छी तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि जो अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर बता दें, अम्लीय भूमि एसिडिक सॉइल, अम्लीय भूमि का पीएच मान, तो हमारा अम्लीय भूमि का जो पीएच मान हो जाएगा 7 से कम, क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से कम। और यहीं पर अगर पूछ लेते हैं क्षारीय भूमि का पीएच मान, क्षारीय भूमि का पीएच मान, तो क्षारीय भूमि का पीएच मान हमारा 7 से अधिक, क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। तो ये आपके हो गए। अब आ जाता है कि आम की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। आम की खेती के लिए भूमि का पीएच मान, तो आम की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कितना हो, ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 5.5 से 7.5 है, ये आप जरूर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आम की खेती के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से 7.5 होना चाहिए। तो हमने आप सबको पीएच के बारे में जो भी आज हमने पीएच तक आप सबको पढ़ाया है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और तैयार करिए। जितना भी अगर आप रोज का रोज तैयार करते हैं तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।